18 दिसंबर 2006 सुबह करीब 6 बजे सिंगूर, पश्चिम बंगाल। घना कोहरा, कड़ाके की ठंड। टाटा मोटर्स के नए नैनो प्लांट की फेंस टॉप जमीन पर पेट्रोल कर रहे सिक्योरिटी गार्ड्स को एक अजीब सी बदबू आती है। ये बदबू प्लास्टिक के जलने की नहीं थी, ये बदबू लकड़ी के जलने की भी नहीं थी, ये बदबू थी इंसानी मांस के जलने की। गार्ड्स उस धुएं का पीछा करते हैं। कोहरे के बीच फेंस के अंदर एक गड्ढे में आग की लपटें, और उन लपटों के बीच एक शरीर जल रहा था। 80% से ज्यादा जल चुका था। पहचान करना लगभग नामुमकिन। लेकिन पास पड़ी अधजली चूड़ियां, एक हेयर क्लिप और कुछ कपड़ों के टुकड़े। ये 18 साल की तापसी मलिक थी, जो एक रात पहले 17 दिसंबर की रात से गायब थी। दोस्तों, आज की कहानी किसी ऑर्डिनरी मर्डर की नहीं, ये कहानी है पॉलिटिकल पावर के सबसे डार्क साइड की। ये कहानी है उस साजिश की जिसने एक 18 साल की लड़की को जिंदा जला दिया। ये कहानी है एक ऐसी 18 साल की लड़की को जो अपने पिता के खेत को बचाने के लिए सिस्टम से टकरा गई, और बदले में सिस्टम ने उसे एक ऐसी खौफनाक मौत दी जिसे सुनकर आज भी लोगों का खून खौल उठता है। और ये कहानी है उस जंग की जिसने 34 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप लोग देख रहे हैं किलर कहानियां, जहां हर कहानी दिल को छूती है और रूह हिला देती है। आज की कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा 2006 में, उस वक्त जब पूरे देश में एक बज़ था, दी नैनो ड्रीम, 1 लाख की कार, जिसे लोग लखटकिया कार भी कहते थे। 2006 श्री रतन टाटा जी ने दुनिया को एक सपना दिखाया। दुनिया की सबसे सस्ती कार सिर्फ 1 लाख रुपए में। टाटा नैनो, दी पीपल्स कार। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये था इंडिया का ड्रीम, मिडिल क्लास का ड्रीम। इस ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए चाहिए थी जमीन, बहुत सारी जमीन। टाटा मोटर्स ने तय किया कि प्लांट बनेगा पश्चिम बंगाल में। क्यों? क्योंकि वहां सत्ता में थी सीपीआई-एम की लेफ्ट फ्रंट सरकार। चीफ मिनिस्टर थे बुड्ढा देव भट्टाचार्य जी, और उन्होंने टाटा को वादा किया कि हम आपको जमीन देंगे, हम सब हैंडल करेंगे। लोकेशन चुना गया सिंगूर, हुगली जिले का एक छोटा सा गांव, कोलकाता से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी जमीन नहीं थी दोस्तों। सिंगूर की जमीन सोना उगलती थी, मल्टी क्रॉप लैंड, साल में 3 फसलें, धान, आलू, तरह तरह की सब्जियां। किसानों के लिए ये जमीन उनकी माँ, उनका भगवान और उनकी पूरी जिंदगी था। सरकार ने अनाउंस किया कि 957 एकड़ यानी लगभग 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, यानी लैंड एक्विजिशन किया जाएगा। कंपनसेशन हाँ दिया जाएगा, लेकिन कितना, कैसे, फेयर है या नहीं, किसानों को डाउट होना शुरू हुआ। सिंगूर 2 हिस्सों में बंट गया। एक ग्रुप जो सरकार के साथ थे, सीपीआई-एम के सपोर्टर्स, कहते थे विकास आएगा, वो कहते नौकरियां मिलेंगी, तरक्की होगी। और दूसरा वो ग्रुप था जो अपनी जमीनें नहीं देना चाहते थे। ये हमारी माँ है, वो कहते थे कि हम इसे नहीं बेच सकते। इन किसानों ने मिलकर बनाई कृषि जोमी रक्षा कमेटी, यानी सेव फार्मर लैंड कमेटी। अपोजिशन पार्टी तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, सब ने सपोर्ट किया, लेकिन असली लड़ाई लड़ रहे थे वो आम किसान, अनपढ़, गरीब, लेकिन हौसले बुलंद थे उनके। और इन सब में सबसे आगे खड़ी थी एक 17 साल की लड़की, तापसी मलिक, दी फियरलेस गर्ल। तापसी मलिक 18 साल, बाजेमेलिया गांव की रहने वाली। उसके पिता मनोरंजन मलिक एक मछली बेचने वाले, गरीब, लैंडलेस। हाँ दोस्तों, तापसी के परिवार के पास खुद की कोई खेती की जमीन नहीं थी। तो सवाल उठता है कि बिना जमीन के तापसी इन मोमेंट्स में क्यों थी? दरअसल ये सिंगूर आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाला पहलू है। तापसी मलिक के पिता मनोरंजन मलिक के पास अपनी खुद की कोई खेती की जमीन नहीं थी। वो एक बटाईदार और खेतीहर मजदूर थे। बटाईदार को आप कुछ इस तरह के समझ सकते हैं कि अक्सर कई लोगों के पास उनकी ज़मीनें होती हैं, पर वो शहर में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, पर अपनी ज़मीन पे वो खुद खेती नहीं करते। तो इसमें वो क्या करते हैं कि अपनी ज़मीन को किसी और को
बटैया पे दे देते हैं, जिससे जो होने वाली पैदावार होती है उसमें एक हिस्सा उनका भी होता है। खैर, फिर इस बात ने ही उनके संघर्ष को और भी ज्यादा गहरा बना दिया था। इसके पीछे की पूरी सच्चाई कुछ इस तरह थी। सिंगूर में जिन खेतों का अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन हो रहा था, उनमें से कई खेतों के असली मालिक शहरों जैसे कोलकाता में रहते थे। जब सरकार ने जमीन ली तो जमीन के कागजात वाले इन मालिकों को तो अच्छा मुआवजा मिल गया और वो जमीन देने को राजी भी हो गए, लेकिन मनोरंजन मलिक जैसे लोग पीढ़ियों से दूसरों की जमीन पर खेती करते आ रहे थे। साल भर जो फसल होती थी, जैसे गेहूं, चावल या सब्जियां, उसी से उनके परिवार का पालन होता था। क्योंकि उनके नाम पर जमीन के कागज नहीं थे, इसलिए फैक्ट्री के लिए जमीन जाने पर उन्हें कोई ठोस मुआवजा नहीं मिलने वाला था। जमीन छीनने का मतलब था कि उनके लिए रोजगार, खाना और जिंदगी जीने का इकलौता सहारा हमेशा के लिए खत्म हो जाना। यही वजह थी कि तापसी मलिक, उसका परिवार और उनके जैसे हजारों भूमिहीन किसान मजदूर कृषि जोमी रक्षा कमेटी के सबसे बड़े और निडर सिपाही बन गए। वो अपने मुआवजे के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अपने अस्तित्व और रोटी के लिए लड़ रहे थे। इसी हताशा और अस्तित्व की लड़ाई ने 18 साल की तापसी को सिस्टम के सामने सीना तान कर खड़े होने की हिम्मत दी थी। तापसी वो एक ऐसी लड़की थी जो इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब गवर्नमेंट की गाड़ियां आती, तापसी सबसे आगे खड़ी होती। जब पुलिस बैरिकेड्स लगाती, तापसी उन पर चढ़ जाती। जब लोकल सीपीआईएम गूंस यानी गुंडे उन्हें धमकियां देते, तापसी उनकी आंखों में आंखें डालकर कहती कि हम नहीं डरते। 18 साल की लड़की, लेकिन शेरनी की तरह। सिंगूर में तापसी एक सिंबल बन गई थी रेजिस्टेंस का, करेज का, और इसलिए वो पावरफुल लोगों की आंखों में खटकने लगी थी। 2006 का दूसरा हाफ सिंगूर एक वॉर जोन बन चुका था। फिजिकल वॉर नहीं, लेकिन प्रोपेगेंडा वॉर। फिर आया 2 दिसंबर 2006। सरकार ने तय किया कि अब बहुत हो गया, अब जमीन को फेंस कर दो। हैवी पुलिस फोर्स, सीपीआईएम कैडर्स, बार्ब्ड वायर्स, और फिर जो हुआ वो लाइव टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुआ। सीपीआईएम कैडर्स ने घर जलाए, धान के खेत जला दिए, महिलाओं को टॉर्चर किया, पुरुषों को पीटा लाइव टीवी पर, और कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। पूरा देश शॉक था। अपोजिशन पार्टीज, ममता बनर्जी, बीजेपी, कांग्रेस, सब ने कंडेम किया। रैलीज हुई, प्रोटेस्ट हुए, कॉलेज स्ट्रीट, कोलकाता में मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशंस। मेधा पाटकर आई प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्टूडेंट से बात करने, लेकिन एसएफआई कैडर और कोलकाता पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। अरुंधति रॉय भी आई सपोर्ट करने। मीडिया अटेंशन, इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन। इस बात को सिर्फ देश के मीडिया का अटेंशन नहीं मिला, बल्कि इसे इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन भी मिला। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। बुड्ढादेव भट्टाचार्य का स्टैंड था, विकास रुक नहीं सकता, टाटा को जमीन मिलेगी। और इस पूरे कियोस्क के बीच तापसी मलिक और भी वोकल हो गई। वो रैलीज में भाषण देती, स्लोगन्स लगाती, आमरा जोमी देबोना, यानी हम जमीन नहीं देंगे। सीपीआईएम के लोकल लीडर्स को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दोस्तों, एक बात नोट कीजिए, टाटा के फेंस्ड ऑफ एरिया को गार्ड करने के लिए नाइट गार्ड्स तैनात थे। ऑफिशियली ये सिक्योरिटी गार्ड्स थे, प्राइवेट। असलियत में ये सीपीआईएम के कैडर्स थे, यानी लोकल गूंस, या आप उन्हें सीधा गुंडा भी कह सकते हैं, जो रात में प्रोटेस्ट करने वालों को डराते थे। और उन्हीं गार्ड्स में से एक था देबू मलिक। देबू मलिक सीपीआईएम का एक्टिव वर्कर, लोकल मसलमैन। उसका काम था प्रोटेस्टर्स को इंटिमिडेट करना, एंड तापसी उसकी मेन टारगेट थी। कई बार देबू ने तापसी को ओपनली धमकाया था कि तू बहुत बोलती है, समझ जा, तुझे पता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन तापसी नहीं डरी, और ये देबू मलिक और उसके बॉसेस को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर एक मीटिंग हुई लोकल सीपीआईएम लीडरशिप की। फैसला लिया गया, इस लड़की को चुप कराना होगा हमेशा के लिए। 17 दिसंबर 2006 रात बजेमेलिया गांव में तापसी के घर में सब नॉर्मल था। खाना खाया, परिवार के साथ बातें की। रात करीब 10 से 11 बजे के बीच तापसी घर से बाहर गई। क्यों? दोस्तों, उस वक्त गांव में टॉयलेट्स घर के बाहर होते थे, फील्ड्स में, और ये एक बहुत ही नॉर्मल बात थी। कोई अनयूजुअल बात बिल्कुल भी नहीं थी। तापसी बाहर गई और फिर वो कभी वापस नहीं आई।
तापसी के पिता मनोरंजन मलिक को पहले लगा शायद किसी पड़ोसी के घर गई होगी, लेकिन जब 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए तो वो घबरा गए। उन्होंने पूरे गांव में ढूंढा, हर गली, हर घर, हर मोहल्ला, कुछ पता नहीं चला और तापसी गायब थी। मनोरंजन ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा लड़की होगी कहीं, आ जाएगी, लेकिन मनोरंजन को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि तापसी को धमकियां मिल रही थी। उसी रात कहीं कोई ज्यादा दूर नहीं, फेंस्ड ऑफ टाटा के एरिया के अंदर एक खौफनाक क्राइम हो रहा था। दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बेहद डिस्टर्बिंग है, लेकिन सच बताना जरूरी है। तापसी का 12 दिसंबर को रेप और मर्डर किया गया। उसकी बुरी तरह से झुलसी हुई बॉडी 18 दिसंबर को एक गड्ढे से मिली जो फेंस्ड ऑफ एरिया के अंदर थी, यानी टाटा के फेंस्ड ऑफ एरिया में। लेकिन एक मिनट, 12 दिसंबर, लेकिन वो तो 17 दिसंबर को गायब हुई थी ना। दोस्तों, यहां एक कंफ्यूजन है। डिफरेंट सोर्सेस डिफरेंट डेट्स बताते हैं। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग अबडक्शन 17 दिसंबर की रात को हुआ, मर्डर भी उसी रात या फिर अगली सुबह। बॉडी डिस्कवर हुई 18 दिसंबर को। ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या था? तापसी की मौत जलने से पहले नहीं हुई थी, यानी उसे जिंदा जलाया गया था। लंग्स और ट्रेकिया में सूट पार्टिकल्स मिले। इसका मतलब जब आग लगाई गई तब तापसी जिंदा थी, सांस ले रही थी। गैंग रेप का एविडेंस मिला। तापसी के साथ मल्टीपल लोगों ने सेक्सुअल असॉल्ट किया था। बॉडी को जलाने की कोशिश की गई थी। एविडेंस मिटाने के लिए 80% बॉडी जल चुकी थी, लेकिन कुछ रिमेन्स बच गए जिनसे आइडेंटिफिकेशन हुई। 18 दिसंबर सुबह करीब 6 बजे सिक्योरिटी गार्ड्स को बदबू आई, धुआं दिखा। फेंस एरिया के अंदर जाकर चेक किया और फिर वो हॉरिफाइंग डिस्कवरी हुई। एक गड्ढा, उसमें आग और उस आग में एक लाश। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, बॉडी को निकाला गया, पहचान की कोशिश की गई और फिर एक शॉकिंग बात बाहर आई। ये तापसी मलिक थी जो बस एक रात पहले अपने घर से गायब हुई थी। न्यूज फैली, पूरा सिंगूर सुन्न रह गया। मनोरंजन मलिक टूट गए, लेकिन साथ ही उनके अंदर एक आग जल उठी, इंसाफ की आग। दोस्तों, अब शुरू हुआ सबसे गंदा खेल। लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उनका पहला कंक्लूजन ये सुसाइड है। पुलिस ने कहा तापसी डिप्रेस थी, प्रेम प्रसंग में धोखा खाया था, इसलिए खुद को आग लगा ली। लेकिन एक सेकेंड, एक 18 साल की लड़की जो मोमेंट में इतनी एक्टिव थी, जो इतनी फियरलेस थी, वो अचानक सुसाइड कर लेगी? और अगर सुसाइड करना ही था तो ध्यान दीजिएगा कि बार्ब्ड वायर फेंसिंग, हैवी सिक्योरिटी को पार करके टाटा कंपाउंड के एरिया के अंदर जाके फिर खुद एक उसने गड्ढा खोदा, उसमें खुद लेटी, उसने खुद के ऊपर केरोसिन या पेट्रोल डाला और फिर खुद को आग लगा ली। क्या लॉजिक था ये? लेकिन पुलिस अपनी थियरी पर अड़ी रही। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर था। और फिर सबसे शेमलेस एक्ट हुआ। देबू मलिक जो एक्चुअली किलर था वो टीवी पर आया, 24 घंटा टीवी पर, और बोला कि तापसी ने सुसाइड किया। उसने तापसी को केरोसिन का कैन लेकर जाते देखा था। क्या आप सोच सकते हैं कि कातिल खुद टीवी पर आकर विक्टिम को ब्लेम कर रहा है? उसने क्लेम किया कि तापसी का एक लव अफेयर था जो फेल हो गया, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। ये कैरेक्टर एसेसिनेशन था। लेकिन पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं थी कि उसकी इस झूठी बातों में आ जाती। लोग सड़कों पे उतर आए, प्रोटेस्ट हुए, रैलीज हुई। अपोजिशन पार्टीज, टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी, सबने सीपीआईएम को ब्लेम किया। ममता बनर्जी जी ने जोर शोर से मामले को उठाया एंड फाइनली प्रेशर इतना बढ़ गया कि सीबीआई टेक्स ओवर द केस। बुद्धादेव भट्टाचार्य की सरकार को मजबूरन अनाउंस करना पड़ा सीबीआई करेगी आगे की इन्वेस्टिगेशन, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि सीबीआई ने सिंगूर में पैर रखा जनवरी 2007 और उन्होंने पाया कि पूरा गांव डरा हुआ था। कोई बोलने को तैयार नहीं था क्योंकि सब जानते थे कातिल पावरफुल हैं। लेकिन सीपीआईएम ने हार नहीं मानी। उनकी प्रोपेगेंडा मशीन फुल स्विंग में थी। मई 2007 में सीपीआईएम की ऑफिशियल पब्लिकेशन पीपल्स डेमोक्रेसी ने छापा कि सीबीआई को अब लग रहा है कि तापसी के पिता मनोरंजन और भाई सुरजीत का मर्डर से कनेक्शन हो सकता है।
आर्टिकल में लिखा था ब्लड सैंपल्स मर्डर साइट से मैच नहीं कर रहे मनोरंजन और सुरजीत के साथ। उन्हें नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और डीएनए टेस्टिंग से गुजरना पड़ सकता है। इंटेलेक्चुअल्स भी शामिल हो गए इस प्रोपेगेंडा में। विजय प्रसाद और सुधनवा देशपांडे ने काउंटर पंच में लिखा जो एलिगेशन लग रहे थे यानी सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर के, वो फॉल्स साबित हो चुके हैं। सीबीआई का मानना है कि तापसी को उसके पिता और उसके भाई ने मारा, लेकिन ये सब झूठ था, एक कोरा झूठ। लेकिन ये नैरेटिव फैलाने का पर्पस क्या था? सिंपल, पब्लिक को कंफ्यूज करना, सच्चाई को दबाना। लेकिन सीबीआई इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन मेथोडिकल थी, थॉरो थी। कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, मोमेंट्स पैटर्न्स देखे गए, विटनेस से बात की और धीरे धीरे एक नाम बार बार सामने आया, देबू मलिक। सीबीआई ने देबू मलिक को कस्टडी में ले लिया। इंटरोगेशन शुरू हुआ। पहले तो देबू झूठ बोलता रहा, बहाने बनाता रहा, लेकिन सीबीआई के पास थे एडवांस टेक्निक्स। देबू मलिक को न्यू दिल्ली ले जाया गया। उसे नार्को एनालिसिस टेस्ट से गुजरना पड़ा। नार्को एनालिसिस एक प्रोसीजर होता है जिसमें ट्रूथ सीरम दिया जाता है, सोडियम पेंटोथल। इस स्टेट में झूठ बोलना बहुत मुश्किल होता है। एंड अंडर नार्को एनालिसिस देबू मलिक टूट गया। इंट्रोगेशन के बाद मलिक ने कन्फेस किया कि वो इंसिडेंट में इन्वॉल्व था। देबू मलिक ने कन्फेस किया कि उसने तापसी का रेप और मर्डर किया है, लेकिन सबसे बड़ा सच अभी बाहर आना बाकी था। देबू ने यह भी कन्फेस किया कि यह सब सुहरीत दत्ता के ऑर्डर्स पर किया गया। सुहरीत बरन दत्ता द मास्टरमाइंड, ये कोई छोटा मोटा वर्कर नहीं था। सुहरीत दत्ता सीपीआई-एम की सिंगूर जोनल कमेटी का सेक्रेटरी था। पावरफुल, कनेक्टेड, इन्फ्लुएंशियल। 2 दिसंबर 2006 को जब पुलिस एक्शन हुआ था, सुहरीत दत्ता पुलिस पार्टी को लीड कर रहा था। उसने एक्टिव प्रोटेस्ट के घर पॉइंट आउट किए थे, जिसमें तापसी मलिक का घर भी शामिल था। सीबीआई के अनुसार दत्ता ने 4 लोग अरेंज किए थे इस मर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। उन अनआइडेंटिफाइड लोगों ने तापसी का रेप और मर्डर किया। मोटिव क्या था? सिंपल, तापसी को हमेशा के लिए चुप कराना, और उनके इस काम में उनका साथ दिया था देबू मलिक ने। सीपीआई-एम की लोकल लीडरशिप को लगा अगर तापसी को हटा देंगे तो प्रोटेस्ट कमजोर पड़ जाएगा। 28 जून 2007 को सीबीआई ने सुहरीत दत्ता को अरेस्ट कर लिया। एक रूलिंग पार्टी के इतने बड़े लीडर की गिरफ्तारी ये अनप्रेसिडेंटेड था, यानी आज से पहले ये कभी नहीं हुआ था। पूरा वेस्ट बंगाल शॉक था। सीपीआई ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। सच अब छुप नहीं सकता था। चीफ मिनिस्टर बुद्धादेव भट्टाचार्य जी ने कहा कि जो भी गिल्टी पाया जाए उसे बिल्कुल भी बख्शा ना जाए, चाहे उसका पॉलिटिकल एफिलिएशन कुछ भी हो। पॉलिटिकल कंपल्शन था, पब्लिक का प्रेशर था, लेकिन इंटरनली सीपीआई-एम फुल डिफेंसिव मोड में थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दिया। केस चला चंदन नगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में। प्रोसिक्यूशन की तरफ से सॉलिड एविडेंस, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, देबू का कन्फेशन, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, डिफेंस की तरफ से बड़े बड़े लॉयर्स, पॉलिटिकल कनेक्शंस, ट्रायल महीनों चला एंड फाइनली 11 नवंबर 2008 को चंदन नगर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने देबू मलिक और सुहरीत दत्ता दोनों को तापसी मलिक के रेप और मर्डर का गिल्टी पाया और दोनों को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दी, यानी आजीवन कारावास। कोर्ट रूम में मनोरंजन मलिक की आंखों से आंसू छलक पड़े। आखिरकार जस्टिस मिला, डिलेड लेकिन मिला। पर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाद में जब केस कलकत्ता हाई कोर्ट में गया तो पॉलिटिकल कनेक्शंस, लीगल लूप होल्स, टेक्निकलिटीज और सुहरीत दत्ता को डायरेक्ट एविडेंस की कमी के बेसिस पर बेल मिल गई। बड़े बड़े लॉयर्स, पावरफुल फ्रेंड्स, सिस्टम ने फिर से वही काम किया जो अक्सर वो करता आया है। पावरफुल लोगों के लिए लॉ के दरवाजे अलग तरीके से खुलते हैं। देबू मलिक जेल में रहा, सुहरीत बाहर आ गया, लेकिन तापसी की डेथ ने जो आग लगाई थी वो बुझी नहीं। सिंगूर मूवमेंट और तेज हो गया। ममता बनर्जी ने इस केस को मेन इशू बनाया। पूरे देश में टाटा मोटर्स और बंगाल गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म हुई। प्रेशर इतना बढ़ गया कि 2008 में श्री रतन टाटा जी ने अनाउंस किया कि नैनो फैक्ट्री सिंगूर से हटकर अब गुजरात जाएगी। 34 साल से सत्ता में बैठी लेफ्ट फ्रंट सरकार की ये सबसे बड़ी हार थी। और फिर 2011 में
वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस हुए, 34 साल के लेफ्ट रूल का अंत हुआ, ममता बनर्जी सत्ता में आई। सिंगूर वो सिंबलिक टाउन बन गया जिसने इस बदलाव को प्रोपल किया। लेकिन दोस्तों, अब सुनिए सबसे ट्रैजिक ट्विस्ट। 2018 में पंचायत इलेक्शंस के दौरान तापसी के पिता मनोरंजन मलिक एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए, और पता है उनके सामने कौन था? टीएमसी का कैंडिडेट जो देबू मलिक का भतीजा था। हाँ दोस्तों, उसी देबू मलिक का जिसने उसकी बेटी को मारा था। मनोरंजन ने कहा कि यह शर्म की बात है कि जिस आदमी ने मेरी बेटी को मारा उसके भतीजे को टीएमसी ने टिकट दिया। लेकिन साथ ही मनोरंजन अब भी ममता बनर्जी को एक ग्रेट लीडर मानते हैं। वो कहते हैं कि वो दीदी के नाम पर ही वोट्स मांगेंगे, और ये है पॉलिटिक्स का सच। पार्टीज बदल जाती है, अलायंस बदल जाते हैं, लेकिन कॉमन मैन वहीं रह जाता है, हेल्पलेस। तो दोस्तों, ये थी तापसी मलिक की कहानी, एक 18 साल की लड़की जिसने सिर्फ अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज उठाई, और बदले में उसे मिली सबसे ब्रूटल मौत, गैंग रेप, और फिर जिंदा जला दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डरी नहीं। तापसी की कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये कहानी है कि कैसे डेवलपमेंट का नाम लेकर लोगों की जिंदगियां बर्बाद की जाती हैं। ये कहानी है जब पॉलिटिकल पावर लॉ को हाईजैक कर लेती है। ये कहानी है जब सच्चाई एक प्रोपेगेंडा के नीचे दबकर खत्म हो जाती है। टाटा चले गए, नैनो फैक्ट्री गुजरात में बनी, गवर्नमेंट बदल गई, लेफ्ट फ्रंट गई, टीएमसी आई, सिंगूर के किसानों को कुछ कंपनसेशन मिला, लेकिन तापसी वापस नहीं आई। उसके पिता मनोरंजन आज भी जिंदा हैं, लेकिन एक टूटे हुए आदमी के रूप में। हर साल 18 दिसंबर को ममता बनर्जी ट्वीट करती है, इस दिन 2006 में तापसी मलिक को ब्रूटली रेप किया गया था और उसे जलाकर मार दिया गया था सिंगूर में। पॉलिटिकल माइलेज शायद, लेकिन साथ ही एक रिमाइंडर भी कि ये सब हुआ था, ये सब एक रियलिटी था। और आज भी कुछ सवाल जिनके जवाब नहीं मिले कि वो 4 लोग कौन थे जिन्होंने देबू के साथ मिलकर ये क्राइम किया था। सीबीआई ने स्केचेस रिलीज किए थे उन 4 एक्यूज्ड के, लेकिन वो कभी भी पकड़े नहीं गए। क्या सिर्फ देबू और सुरहीद ही इन्वॉल्व थे, या और भी बड़े नाम इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे? पूरी सच्चाई शायद अब कभी सामने नहीं आएगी, लेकिन तापसी की कहानी हमें सिखाती है कि जब भी विकास के नाम पर गरीबों को रौंदा जाता है, जब भी पॉलिटिकल पावर मिसयूज होती है, तो सबसे पहली कीमत सबसे पावरलेस लोग ही चुकाते हैं। 18 साल की तापसी गरीब परिवार से, जिसके पास खुद की जमीन भी नहीं थी, उसने सोचा नहीं होगा कि सिर्फ आवाज उठाने की कीमत उसकी जान होगी। लेकिन उसकी मौत बेकार नहीं गई। उसकी मौत ने 34 साल पुरानी सरकार गिरा दी। उसकी मौत ने टाटा जैसी कंपनी को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। उसकी मौत ने दिखा दिया कि आवाजें दबाई नहीं जा सकती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तापसी को कंप्लीट जस्टिस मिला? क्या जो लोग आज भी बाहर घूम रहे हैं वो सजा के हकदार नहीं हैं? क्या डेवलपमेंट किसी भी कीमत पर होनी चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आज की ये डीपली रिसर्च्ड और इमोशनली पावरफुल कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किलर कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी अगली कहानी आप मिस ना करें। मैं मनीष तिवारी लेता हूं आपसे विदा। अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए और हमेशा याद रखिए कि जब सच को दबाने की कोशिश होती है तो वो और जोर से चीखता है। तापसी की चीख आज भी सिंगूर की हवा में गूंजती है।